अगर मैं आपको कहूं कि अफ्रीका के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे उनके फास्टेस्ट ट्रेन्स, टॉलेस्ट बिल्डिंग्स और बिजिएस्ट पोर्ट्स एक्चुअली अफ्रीकन नहीं है, इनके पीछे एक साइलेंट टेक ओवर चल रहा है और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये चाइना का मास्टर प्लान है जो ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुका है। पर ये सब कैसे हुआ, और वो भी विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट? आइए देखते हैं। पिछले 2 डेकेड्स में चाइना ने दुनिया की फैक्ट्री से अफ्रीका का सबसे बड़ा पार्टनर बनने का सफर तय किया। मल्टी बिलियन डॉलर डील्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी के जरिए वो कॉन्टिनेंट का फ्यूचर रीशेप कर रहा था। लेकिन क्या ये असली पार्टनरशिप है? क्या ये नए तरीके का कंट्रोल है? चाइना का अफ्रीका में अप्रोच 3 स्ट्रैटेजिक पिलर्स पर से बेस्ड है, और वो है सबसे पहला उनका डेट डिप्लोमेसी, सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल और तीसरा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। अब जानते हैं डेट डिप्लोमेसी के बारे में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर चाइना अफ्रीकन नेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बड़े लोन्स ऑफर करता है। ये बेनिफिशियल तो लगता है, लेकिन इसमें कैच है। अगर कंट्रीज रीपे नहीं कर पाती तो चाइना क्रिटिकल एसेट्स पर कंट्रोल ले लेता है। केन्या में एक्सटर्नल डेट का मेजॉरिटी परसेंटेज चाइना से लिया गया है। इथियोपिया ने 13 बिलियन के चाइनीज लोन लिए हैं और एंगोला ने 2002 से 45 बिलियन डॉलर्स लिए हैं चाइना से। जस्ट इमेजिन 45 बिलियन डॉलर्स। अगर एक नेशन डिफॉल्ट करता है तो क्या होता है, उसे थोड़ी ही देर में आगे डिस्कस करेंगे कि ये उन पे कितना भारी पड़ सकता है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल की। चाइना सिर्फ प्रोजेक्ट्स फंड नहीं करता, वो उन्हें बिल्ड, ऑपरेट और मेंटेन भी करता है। इसका मतलब यह है कि चाइनीज कंपनीज मटेरियल्स और वर्कर्स इन प्रोजेक्ट्स में इंटीग्रल लगा देती है। नाइजीरिया और केन्या में मेजर रेलवेज चाइनीज फर्म्स द्वारा कंस्ट्रक्ट और मैनेज किए जा रहे हैं। सवाल तो यह उठता है कि यह मदद है या पावर का सटल आउटसोर्सिंग। चाइना का जो इंटरेस्ट है वो प्योरली अल्ट्रुस्टिक या अनसेल्फिश नहीं है। वो अफ्रीका के रिच रिसोर्सेज जैसे ऑयल, कॉपर, कोबाल्ट और लिथियम में हेवीली इन्वेस्टेड है, जो उनके टेक्नोलॉजिकल और एनर्जी नीड्स के लिए एसेंशियल है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में चाइनीज कंपनीज ने माइनिंग सेक्टर के लगभग 70% कंट्रोल्स अपने हाथ में ले लिए हैं। लोकल कम्युनिटीज को पुअर वर्किंग कंडीशंस और मिनिमलिस्ट बेनिफिट देके वो अपना काम करवाते हैं। सबसे अनसेटिंग पार्ट ये है कि ये सब फोर्स के थ्रू नहीं हो रहा, ये कॉन्ट्रैक्ट्स, डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के जरिए अनफोल्ड हो रहा है। चाइना ने अफ्रीकन ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है, कई लीडर्स को बीजिंग में होस्ट किया है और मीडिया सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हैं पब्लिक ओपिनियंस इन्फ्लुएंस करने के लिए। वो सिर्फ एसेट्स एक्वायर नहीं कर रहे, वो नैरेटिव्स को शेप कर रहे हैं। मतलब वो पूरे के पूरे अफ्रीका नेशन का भरोसा जीत रहे हैं। अब बात करते हैं डिफॉल्ट्स के रेपरकशंस की। जाम्बिया को अपनी नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी जेस्को का कंट्रोल एक चाइनीज फर्म को देना पड़ा। युगांडा अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग खो बैठा एक 200 मिलियन के लोन के डिफॉल्ट क्लॉज के चलते। और डिबोटी अब चाइना का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस होस्ट कर रहा है एक स्ट्रेटेजिक फुटफॉल्ट रीजन में। लेकिन यहां पर एक डिलेमा है, क्या सारे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स डेट्रीमेंटल या हार्मफुल हैं? जरूरी नहीं। अफ्रीकन नेशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की जरूरत है। वेस्टर्न कंट्रीज ने हिस्टोरिकली कॉन्टिनेंट का एक्सप्लॉयटेशन किया है और ग्रोथ को निग्लेक्ट किया है। लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चन ये है, इन डील से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा? अफ्रीका को इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिल ही रहा है, लेकिन चाइना को साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लेवरेज और सिक्योरिटी भी मिल रही है। चाइना का अफ्रीका में स्ट्रैटेजी आइसोलेटेड नहीं है,
ये एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल मैनोवर का हिस्सा अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को एक्सपांड करने के लिए है। रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजिक लोकेशन सिक्योर करके चाइना खुद को एक डोमिनेंट ग्लोबल पावर के रूप में पोजीशन कर रहा है, ट्रेडिशनल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को चैलेंज करते हुए। चाइना ने डेट डिप्लोमेसी ट्रैप का इस्तेमाल करके अफ्रीकन नेशंस को लोन दिए और वो रीपे नहीं हुए तो साइलेंटली उन्हें टेक ओवर करना चालू कर दिया। चाइना का अफ्रीका में एक्सपांशन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से नहीं बल्कि इकोनॉमिक एंटेंगलमेंट और स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेसी के जरिए हो रहा है। अगली बार जब आप नायरोबी में एक नया स्काईस्क्रेपर देखने या उसके बारे में न्यूज़ पढ़े तो सोचेगा कि अफ्रीका का फ्यूचर सच में उनके अपने हाथों में है, क्योंकि जवाब शायद मैंडरिन में लिखा गया हो। क्या अफ्रीका नए फॉर्म के कॉलोनाइजेशन का सामना कर रहा है? अपने विचार कमेंट्स में शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत जाती है। तो आपके थॉट्स के जरिए हमें ये पता चलेगा कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, तो वैसे आपके लिए और ज्यादा वीडियोस बनाए जाएंगे। और ऐसे ही इन डेप्थ ग्लोबल डेवलपमेंट्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।